नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे विकासनगर के वीर शहीद केसरी चंद गवर्नमेंट कॉलेज डाकपत्थर में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशियों ने एबीवीपी के गढ़ में सेंध लगाते हुए अध्यक्ष पद सहित 4 पदों पर कब्जा जमा लिया, जबकि छात्र संघ सचिव पद पर आर्यन ग्रुप कब्जाने में कामयाब रहा। तो वहीं एबीवीपी और एनएसयूआई खाता तक नहीं खोल पाई। बता दें कि इस दौरान 1757 छात्र मतदाताओं में से सिर्फ 1141 छात्राओं ने मतदान किया। तो वहीं देर शाम चली मतगणना प्रक्रिया के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए गए। सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य वोट देकर मुझे विजय बनाया। मैं उन्हें ये आश्वासन देता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आने वाले समय में छात्र छात्राओं की आवाज़ शासन प्रशासन विश्वविद्यालय प्रशासन तक उठाऊंगा एवं उनके लिए सदैव कार्यरत रहूंगा। निर्दलीय के रूप में आपकी पूरी टीम विजयी हुई है, क्या किस प्रकार की मेहनत रही? मैं सभी छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि उन्होंने हमारे काम को देखते हुए हमें विजयी बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। विजयी प्रत्याशियों के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इस सत्र का जो चुनाव था अपने आप में बहुत ही विशेष रहा, क्योंकि पिछले गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष बहुत शांति रही। हमारे छात्रों ने पूर्ण अनुशासन प्रियता और शांति प्रियता के साथ इस चुनाव को संपन्न कराने में पूर्ण योगदान दिया है और किसी प्रकार की कोई भी अवांछनीय गतिविधि हमारी दृष्टि में नहीं हुई है। और मैं इस अवसर पर अपने सभी टीम वर्ग को हार्दिक आभार और और किच्चा के राजकीय आदर्श महाविद्यालय में स्थापना के बाद पहली बार हुए छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। चुनाव को लेकर छात्र छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिला। मतदान के दौरान कुल 332 पंजीकृत छात्रों में से 281 छात्रों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बार छात्र संघ के 8 पदों के लिए चुनाव निर्धारित थे, लेकिन 7 पदों पर मात्र एक प्रत्याशी होने के कारण सभी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। वहीं अध्यक्ष पद पर अंकित कुमार और तारिफ अहमद के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। चुनाव अधिकारी नरेश कुमार ने मतगणना के बाद परिणाम घोषित करते हुए बताया कि तारिफ अहमद को 145 और अंकित कुमार को 134 वोट प्राप्त हुए हैं। इस तरह 11 मतों के अंतर से तारिफ अहमद विजयी घोषित हुए हैं। नतीजे आते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मेरी टीम का जो भी साथ में छात्र छात्राएं थे उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और एनएसयूआई टीम ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बाहर के जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनका धन्यवाद करना चाहता हूं मैं दिल से। कॉलेज को लेकर कौन सी समस्याएं आपकी नज़रों में आएंगी, किनका समाधान को लेकर आप प्रयास करते रहेंगे? कॉलेज के लिए बहुत सी समस्या हैं। अभी इसमें सिर्फ बीए है सब्जेक्ट से लेके, इसमें अभी कोर्स बीकॉम एमए बीएससी ये कुछ भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले यही चाहूँगा कि हमारे लिए एमए आए और क्योंकि यहाँ से बीए फाइनल करने के बाद हमारे जो साथी हैं वो रुद्रपुर जाते हैं, दूर जाते हैं, तो इसलिए सही नहीं है। यहीं हम सोच रहे हैं कि हमारे ही कॉलेज में एमए आए बीएससी आए बीकॉम आए। प्रक्रिया हमारी जो है 22 तारीख से सूचना जारी होने के बाद लागू कर दी गई थी। चुनाव प्रक्रिया में हमने हमारे महाविद्यालय द्वारा पूर्णतया लिंग 2 की पालन किया गया, जिसमें लिंग 2 समिति में जो भी प्रावधान है सभी प्रावधानों का पूर्णतया पालन किया गया। महाविद्यालय परिसर में सभी छात्र छात्राओं द्वारा बहुत शांतिपूर्वक तरीके से मतदान में हिस्सा लिया गया। हमारे यहाँ 281 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, जिसमें से जो है एक पद पर हमारा चुनाव था अध्यक्ष पद पर, बाकी 7 पदों पर निर्विरोध प्रत्याशी निर्वाचित हुए थे। एकमात्र पद पर नामांकन करने के कारण, बाकी जो नामांकन निरस्त होने के कारण सभी पदों पे एक प्रत्याशी था, जिससे उनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। इसके अध्यक्ष पद पर हमारा चुनाव था, जिसमें 145 मतों के साथ तारिफ ने विजय हासिल की है। उनके प्रतिद्वंदी के रूप में 134 मतों के साथ अंकित को प्राप्त हुए हैं। इस तरह 11 मतों के अंतर से मोहम्मद तारिफ जो हैं विजयी घोषित हुए हैं बीए 5th सेमेस्टर के साथ। सब शांतिपूर्ण रहा सर? कोई बहुत शांतिपूर्ण, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है हमारा मतदान और मतगणना संपन्न कराई गई। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ कोई भी मत अवैध नहीं हुए। बच्चों में इतनी जागरूकता थी कि मत अवैध नहीं हुए, कि मात्र 2 मत अवैध हुए हैं 281 मतों में से। और एमबी
पीजी कॉलेज हल्द्वानी में संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव 2025-26 में एबीवीपी ने एक बार फिर से अपना परचम लहराया है। अध्यक्ष पद के मुकाबले में एबीवीपी प्रत्याशी अभिषेक गोस्वामी ने जीत दर्ज करते हुए एनएसयूआई के प्रत्याशी कमल बोरा को 145 मतों के अंतर से पराजित किया। सुबह से ही कॉलेज परिसर में चुनावी गहमागहमी का माहौल बना रहा। छात्र छात्राएं अपने अपने प्रत्याशियों को समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में जुटे। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और देर शाम जैसे ही चुनाव परिणामों की घोषणा हुई वैसे ही एबीवीपी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। क्योंकि सुबह से ही हमारा जो चाहे वो मतदान वाला फेज रहा हो वो भी शांतिपूर्वक रहा और चाहे वो मतगणना वाला फेज भी रहा हो। एक बार भी इस तरह की चीज़ें नहीं हुई कि कहीं कोई या तो किसी पे कोई डाउट हो या अशांति हुई हो और या किसी के साथ कोई किसी भी तरह का भेदभाव हुआ हो। तो हमारा जो संपूर्ण जो कार्रवाई है मतदान से लेकर मतगणना तक शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है और मैं कॉलेज प्रशासन को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और पुलिस प्रशासन को बधाई शुभकामनाएं। और आगे बढ़ेंगे। 2019 में निर्माणाधीन बंचरंग सेतु अब तक की बनकर तैयार नहीं हुआ है, जिसका निरीक्षण करने उत्तराखंड पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे, जहां पर निरीक्षण के बाद मंत्री सतपाल महाराज से सेतु के निर्माण कार्य पूरे होने को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं जो ये सब बता सकूं। फिल्मों भी इसका चित्रांकन किया जाएगा। जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेंद्र नगर में 1929 में निर्मित जो लक्ष्मण झूला पुल है उसके निकट जन सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए ये 132.30 मीटर स्पैन का वैकल्पिक सेतु का निर्माण जो है किया जा रहा है। इसकी जो लागत है वो 68,86,20,000 है और कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है और बड़ा मजबूती से पुल बना है और उस पे गाड़ियां भी चल सकेंगी और एम्बुलेंसेज भी चल सकेंगी। तो मैं समझता हूं कि युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है और जल्दी तैयार हो जाएगा। विलंब हो रहा है लगातार, थोड़ा विलंब हो रहा है, कुछ कठिनाइयां हैं पर हम जल्दी ही तैयार कर देंगे। कब तक पूरा होने की उम्मीद है? अब ये तो कोई प्रेडिक्शन नहीं है, हम कोई ज्योतिषी तो नहीं है, पर पूरे युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं लोग काम कर रहे हैं, जल्दी पूरा कर दिया जाएगा और लोकार्पित कर दिया जाएगा। अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने अपनी 34वीं वार्षिक बोर्ड बैठक आयोजित की, जिसमें बोर्ड मंडल के लोगों ने शिरकत की और बैंक का आय व्यय पेश किया। सभी लोगों ने अपनी राय भी रखी, जिस पर बैंक के प्रबंध निदेशक ने बताया कि वर्तमान में बैंक के 65 शाखाएं संचालित है और इस साल बैंक ने 6,000 करोड़ का व्यवसाय किया है। पॉलिसी बना सकती है, जिसे मैंने निवेदन किया कि साहब इस बार सर हमारे बैंक का जो व्यवसाय है वो 6,000 करोड़ पहुंच गया है और 62 ब्रांचें 3 ब्रांचें हमारी इसी बीच खुलने वाली हैं जो अक्टूबर में खुल जाएंगी और तो 65 ब्रांचें हो जाएंगी। 5 ब्रांचें और खुलेंगे हम ये 2025-26 में और अगला जो हमारा 2028 तक का टारगेट है बैंक का बिजनेस 8,000 करोड़ पहुँचाना और कम से कम 1,000 लोगों को मतलब पूरे 1,000 प्रत्यक्ष रूप से लोगों को नौकरी देना और बैंक का जो लाभ है वो 100 करोड़ से ऊपर का। आपने कहा साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रही है, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दी 1%। बहुचर्चित यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले की गहन जांच के बाद विशेष जांच टीम हरिद्वार कलेक्ट्रेट सभागार पहुंची और यहां एसआईटी ने अभ्यर्थियों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों के साथ खुला संवाद कर उनकी शिकायतों और सुझाव सुने। इस दौरान ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में परीक्षा केंद्रों की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था, नकल विरोधी कानून की मजबूती और परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठाए गए। कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर दोबारा कराने की मांग की, जबकि कई ने मौजूदा प्रक्रिया को बरकरार रखते हुए सख्त और निष्पक्ष जांच की अपील की। भी उसके घर पे जो सर्च किया गया था, सर्च वारंट के साथ हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो इसके घर पे सर्च किया गया था। तो इसके घर पर अभी इसकी 2 सिस्टर्स मिली थी और वहाँ पर पूरे सर्च के बाद जो भी हमें चीज़ें मिली हैं उनको हमने अपने कब्जे में लिया है। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस प्रकरण में हमें और हेल्प कर सकती हैं या इसमें और तथ्य के रूप में हम आगे ले जा सकते हैं, उनको हमने वो जैसा हमें पता चला स्वयं भी उसमें कैंडिडेट थी, उसने एग्ज़ाम नहीं दिया था। उसके द्वारा बताया गया कि उसकी तबीयत खराब थी, उसने एग्ज़ाम नहीं दिया। लेकिन जो अभी तक हमारे पास फैक्ट आए हैं उसमें साबिया को पूरी तरह से पता था और
साबिया पूरी तरह से हेल्प भी कर रही थी। जो उसकी हमें वीडियो क्लिपिंग मिली है सुमन के फ़ोन से, उसमें साबिया बात कर रही है और उसे पता है कि उसका जो भाई है वो एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा है। लेकिन जो SIT है, इसमें आज हम सभी लोग SIT के सभी सदस्य यहाँ पर आए हैं, जिसमें कि जो अभ्यर्थी थे या जो भी जनता के लोग यहाँ पर आकर अपने सुझाव देना चाहते थे, अपने शंकाएं पूछना चाहते थे, अपने प्रश्न बताना चाहते थे, उन सबको लिया गया है। और ज़्यादातर जो बताई गई हैं वो कुछ ऐसी लग रही हैं बातें जो कि सोशल मीडिया की चीज़ों पे यकीन करके बच्चे अभी जो अभ्यर्थी यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन जो उनके और भी डाउट्स हैं किसी सेंटर को लेकर है या किसी इंडिविजुअल प्रकरण को लेकर है, वो भी हमने नोट किया है। जैसे उनके द्वारा कहीं पर बताया गया है कि कोई सुविधा नहीं थी, या फिर कहीं पर बताया गया है कि किसी जो व्यक्ति है जो वहाँ पे अभ्यर्थी उस पर डाउट था, तो उसके विषय में भी उनको बताया गया है, वो हमने नोट कर लिया है। उनकी जितनी भी शंकाएं हैं हम पूरे हद तक उन्हें दूर करेंगे। और यहाँ पर हमने हेल्पलाइन नंबर के साथ ही ये भी बताया कि अगर ऐसा कोई उन्होंने बात सुनी है कि जो प्रकरण अभी हुआ है उससे संबंधित कोई भी फैक्ट उनके पास अन्य भी है कि और भी नकल हुई है या फिर और भी किसी जगह पर कोई ऐसे पेपर पहुंचे, जिसका बैकग्राउंड भी चेक किया जाएगा। और इसमें कुछ ऐसे चीज़ें भी शामिल हो रही हैं जो कि भविष्य में अगर वो क्लियर हो जाएंगे तो हम आपको बताएंगे। हो सकता है कि इसका रोल यहाँ पर ना होकर और भी परीक्षाओं में इसका कुछ रोल हो, वो भी देखने की कोशिश की जाएगी कि इसका जो भी इसकी संदिग्ध चीज़ है, इसका बैकग्राउंड भी देखा जा रहा है, पूर्व में किस प्रश्न पत्रों कौन से ये एग्जाम्स में शामिल हुआ है वो भी देखा जा रहा है। उसमें अगर इसने ऐसा कुछ किया है तो वो भी इसका देखा जाएगा, इससे पूछा जाएगा। और जो भी अगर इस प्रकरण में इसकी और भी चीज़ें ऐसी शामिल हो। उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनीधार का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है और खूब जमकर वायरल भी हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल ड्रेस पहने एक छात्र स्कूल के बाहर हाथ में पानी का पाइप लिए गाड़ी धो रहा है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी विद्यालय में तैनात शिक्षक की बताई जा रही है, तो वही स्कूल का पास से गुजर रहे एक युवक ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया और शिक्षक से सवाल भी करने लगे, आखिर क्यों स्कूली बच्चों से इस तरह गाड़ी धुलवा रहे हैं। UKSS-SC पेपर लीक मामले में युवाओं का आंदोलन जारी है। वहीं इस मामले में बीजेपी की तरफ से पार्टी प्रदेश मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि आंदोलनरत छात्रों की युक्ति संगत और व्यवहारिक मांगों को सरकार अवश्य मानेगी व राजनीतिक एजेंडे में फंसने के बजाय सीधे सरकार के सामने अपनी मांगे रखेंगे। अपनी बात रखते हैं को जो कार्रवाई करनी है विधि सम्मत हो, तो सरकार को जब कोई परिस्थिति होगी, एज एंड व्हेन द सिचुएशन अराइजेज, तो कानून का मैंडेट होता है, कानून डिमांड करता है, तो फिर सरकार को विधि सम्मत कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन हम प्रदेशवासी हैं, देशवासी, हम नागरिक हैं। क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारी उन युवाओं के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमें इतनी बात पे गौर नहीं करना चाहिए कि हमारा जल्दी से जल्दी उनके नौकरी का रास्ता प्रशस्त करना। प्रदेश में इन दिनों UKSS-SC पेपर लीक मामला सुर्खियों में है। वहीं इस घटना से राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती नजर आ रही है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस ने पेपर लीक की घटना को लेकर प्रदेश की परीक्षा प्रणाली और भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं और इस मामले में CBI जांच की मांग भी की है। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में पटवारी भर्ती, दरोगा भर्ती घोटाला सामने आए थे और पर कांग्रेस ने कभी उन मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाई। अब उनके बारे में क्या कहा जाए? अगर आप इस प्रदेश की हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे पहले इस तरह के मामले पटवारी घोटाले में आए थे, उसके बाद दरोगा भर्ती घोटाले में आया। ये कांग्रेस रिजीम के घोटाले हैं। उसके बाद भी कांग्रेस ने कभी भी इसको गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 2021 में इस तरह के मामले सामने आए, तो इस उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया, जो कि 10 जनवरी 2023 से यहाँ पर लागू है। तो जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, तो कांग्रेस ने उस समय जांच नहीं बिठाई कि जब ये होना चाहिए था, लेकिन जब हमारे समय ये बात आई
जनपद चंपावत के पूर्णागिरी धाम में पार्किंग शुल्क और पार्किंग में दिए जाने वाली नियमानुसार सुविधाओं को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें, पार्किंग शुल्क में ठेकेदार और कर्मचारियों द्वारा की जा रही मनमानी से नाराज टैक्सी चालकों ने मां पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बार फिर उप जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। ये इसमें जो है पहली नवरात्रि से हमारा माँ पूर्णागिरी का मेला चला था, जिसमें इस बार मेला बहुत कम आया और गाड़ी वालों ने बहुत, हमारे जो टनकपुर के वाहन स्वामी हैं, गरीब हैं ये लोग, कई गाड़ी में वाहन स्वामी ने ब्याज में पैसा लेके इंश्योरेंस कराया और गाड़ियाँ रिलीज कराई और ये सब चीज़ें हमारे सामने के, आप लोग भी हम लोगों के बीच के, आप लोगों को सब पता है। इस बीच में जब मेला नहीं चला तो बीच में जब ऊपर पार्किंग में अवैध वसूली तो शुरू से चली आ रही है और जब बीच में जब इन लोगों ने वहाँ अवैध वसूली की, मैं गया इनसे, मैंने कहा भाई 100 रुपये उसको कर लीजिए, कर लो, मेला आ नहीं रहा है। इन लोगों के द्वारा वो कतई माना नहीं गया। उसके बाद मैं वहीं धरने में बैठ गया। धरने में बैठा तो उसके बाद ये जिला पंचायत के एएमए साहब और माननीय एडीएम साहब, इन लोगों के द्वारा मेरे को यहाँ बुलाया गया तहसील परिसर में। मैं आया और मैं वहाँ भी अपने शांतिपूर्ण की तरीके से बैठा था वहाँ। फिर मैं यहाँ आया तो बात हुई, गणेश मेहर है उचलीकोट का प्रधान पति है। वहीं विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा नगर में पर्यटन विभाग द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पर्यटन कार्यालय में साइकिल रैली का शुभारंभ मेयर अजय वर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। ये रैली पांडे खोला एवं खत्याड़ी होते हुए करबला मार्ग से गुजरती हुई ऐतिहासिक मल्ला महल में समाप्त हुई। पर्यटन विभाग द्वारा जनपद में संचालित होम स्टे के बीच आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। अल्मोड़ा विकासखंड के लमगड़ा में सत्यो रोड पर कांग्रेस पार्टी ने सड़कों के डामरीकरण, सुधार और किसानों के जमीन मुआवजे को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कच्ची सड़क पर हल चलाया। वहीं महिलाएं कुदाल लेकर सड़कों की बदहाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि वे कई बार विभाग को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन विभाग के अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रहेगी। ग्रामीणों ने कहा है कि सड़कों की हालत लंबे समय से खराब है और जिन सड़कों का कटिंग कई साल पहले हो चुका है, उनके मुआवजे के लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि ये अदालत आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि संबंधित अधिकारियों द्वारा सड़कों की मरम्मत और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती। धामी जी की सरकार ने तमाम विकास कार्य एक प्रकार से ठप कर दिए। जो पुराने काम हुए थे कांग्रेस के समय में, उन कामों को भी वो नकारने का काम कर रहा है। जो कटे थे रोडें, उनमें डामरीकरण का काम नहीं हो पा रहा है और जो रोडें स्वीकृत हैं उसका एस्टिमेट बना करके शासन से उसका पैसा अवमुक्त नहीं हो पा रहा है। ये दोनों चीजों पर मैं समझता हूँ धामी सरकार पूरी तरह से हमारे पर्वतीय क्षेत्र में विशेष रूप से, और मैं तो ये कहता हूँ कि जागेश्वर विधानसभा में सबसे अधिक फेल हुई है। उसका कारण क्या है? आज भी हमारी 30 सड़कें ऐसी हैं जिनका शासनादेश हो करके और उसमें पैसा अवमुक्त होकर के वो लंबित पड़ी हुई है। उस पर न तो ये लैंड ट्रांसफर कराने की कार्रवाई कर रहे हैं और न उसमें कोई एस्टिमेट बना के आगे बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं। और खबर लालकुआ से है, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने प्रेस वार्ता कर जीएसटी दरों में संशोधन को केंद्र की मोदी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिवाली पर देशवासियों को उपहार देने की घोषणा की थी। उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया। उन्होंने कहा कि यूपीए शासनकाल में जिन उत्पादों पर टैक्स वसूला जाता था उसे प्रधानमंत्री ने खत्म कर दिया या बहुत कम कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोटी, कपड़ा और मकान सहित आमजन की रोजमर्रा की जरूरतों के सामान पर जीएसटी की दरों को कम करके देशवासियों को बड़ी राहत दी है। देश के यशस्वी जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद और आम जनता को बधाई भी। एक लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा था कि इसमें पुनः विचार होना चाहिए। अंततः माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल, एनडीए ने निर्णय लिया और आज उसका असर सामान्य जनता में दिखाई दे रहा है। कल मैं भी अलग अलग प्रकार की 4 दुकानों पर गया। मैंने दुकानदारों से पूछताछ की
कुछ जगहों पर रेट लिस्ट नहीं आ गई है, जैसे लाखपत दुग्ध संघ ने अपनी रेट लिस्ट जारी कर दी है जीएसटी के बाद कितना कम हुआ है करके, कुछ चीज़ों की आ रही है। और बहुत छोटी दुकानों में तो आमतौर पर जीएसटी मुक्त चीज़ें बिकती हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा असर इसका नहीं होगा। 500 मुक्त हैं, जैसे पशु आहार हम खरीदते हैं, तो कल यहाँ पर दवाई कंपनियों के एजेंट आए थे, उन्हें बताया कि किन किन दवाइयों में और किन किन रासायनिक जो पदार्थ होते हैं। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा हरिश्चंद्र गुरुचंद मंदिर से शुरू होकर पूरे दिनेशपुर क्षेत्र का परिक्रमा करते हुए दुर्गा मंदिर में संपन्न हुई। यात्रा का मुख्य आकर्षण रथ पर सवार देवी दुर्गा की झांकी रही, जिसे देखने के लिए नगर वासियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर जय माता दी के जयकारों के साथ शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर शामिल हुई। पूरे दिनेशपुर में इस दौरान भक्तिमय और सांस्कृतिक माहौल बन गया। ढोल नगाड़ों, शंखनाद और मंत्रोच्चारण की बीच शोभा यात्रा नगर को भक्ति और उत्साह के रंग में रंग दिया। समय नवदुर्गों की पूजा चल गई है और दिनेशपुर इलाके में दुर्गा पूजा कमेटी हमेशा ऐतिहासिक समायोजन करती है। आज भी आप देख सकते हैं कि दुर्गा पूजा महोत्सव का आज माध्यम से सभी को दुर्गा पूजा व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज दिनेशपुर सार्वजनिक दुर्गा पूजा जय मां दुर्गा और सभी भक्त। खबर हरिद्वार से, जहां यूके एसएसएससी पेपर लीक प्रकरण की जांच एसआईटी कर रही है, जिसके तहत सुल्तानपुर निवासी नकल माफिया खालिद मलिक के करीबी रिश्तेदारों के घरों पर धामी सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई की है। तो वहीं इस दौरान पुलिस ने मौके पर एक अवैध दुकान को भी ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट आदेश है कि प्रदेश में कोई भी नकल माफिया बख्शा नहीं जाएगा, जिस पर स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसी सख्त कार्रवाई जरूरी है। द्वारा नकल माफिया खालिद के घर पर बुलडोजर चलाया गया है, उससे मैं ही नहीं पूरा प्रदेश खुश है। एक मैसेज गया है कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें जेल के साथ साथ हमें आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा। और हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि इसमें जांच हो, अगर कोई सरकारी अधिकारी भी इसमें संलिप्त हो तो उसके खिलाफ भी इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, उससे वहाँ पे एक गलत लोगों में एक मैसेज गया कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें जेल के साथ साथ हमारे घर पे बुलडोजर भी चलेगा। बिल्कुल इससे सहमत और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने नकल माफियाओं पर इतना सख्त कानून बनाया और इसके बाद उनके आर्थिक नुकसान भी पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है। हम इससे बहुत ही खुश हैं। बिल्कुल हम इसके लिए योगी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उनकी तर्ज पे हमारी उत्तराखंड की सरकार, जो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, वह भी यूपी की सरकार से सीख ले रही है और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।